तो आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्हें हम सब मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति की नहीं है, बल्कि ये उस सफर की कहानी है जो रामेश्वरम की छोटी छोटी गलियों से शुरू हुआ और सीधा राष्ट्रपति भवन तक जा पहुंचा। सोचिए, एक साधारण सा लड़का कैसे बना देश का मिसाइल मैन। चलिए इस कमाल की यात्रा को करीब से देखते हैं। सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जो आपको सोने न दे। क्या कमाल की बात कही है। और सच कहूं तो डॉक्टर कलाम की पूरी जिंदगी बस इसी एक लाइन का सबूत है। तो चलिए इसी सोच के साथ उनकी इस इनक्रेडिबल कहानी में उतरते हैं। तो हर बड़ी कहानी की तरह ये कहानी भी एक बहुत ही मामूली सी जगह से शुरू होती है। हम बात कर रहे हैं रामेश्वरम की, एक छोटा सा कस्बा जहां डॉक्टर कलाम का बचपन बीता। यहीं पर उनके कैरेक्टर की नींव पड़ी और यहीं से उनके सपनों को पंख लगे। तो तारीख थी 15 अक्टूबर 1931। कलाम साहब का जन्म हुआ। अब देखिए, परिवार की आर्थिक हालत वो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जो संस्कार थे वो बहुत अमीर थे। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक बहुत ही सच्चे और स्पिरिचुअल इंसान थे, और उनकी माँ अश्याम्मा दया और सेवा की जीती जागती मिसाल। और यही वो वैल्यूज थीं जिन्होंने कलाम साहब की पूरी जिंदगी का रास्ता तय किया। और उन्होंने बचपन से ही मेहनत का मतलब समझ लिया था। आप सोच सकते हैं, सुबह सुबह उठकर अखबार बेचना ताकि घर में थोड़ी मदद हो सके, ये उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा था। और यही जो संघर्ष था ना, इसी ने उनके अंदर डिसिप्लिन और एक जबरदस्त विल पावर की नींव डाली, जो बाद में उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बनी। साइंस के लिए उनका पैशन तो शुरू से ही था। इसी पैशन ने उन्हें पहले फिजिक्स की पढ़ाई की तरफ खींचा और फिर सीधा पहुंचाया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने। और बस यहीं पर उन्होंने फैसला कर लिया कि उन्हें वैज्ञानिक बनकर देश की सेवा करनी है। और सच मानिए, यहीं से भारत के भविष्य का एक नया चैप्टर लिखा जाना शुरू हो गया था। अच्छा, तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से डॉक्टर कलाम बने। मतलब जहां से एक साइंटिफिक जर्नी शुरू हुई जिसने सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे भारत की तकदीर बदल दी। एक साइंटिस्ट के तौर पर उन्होंने जो किया वो कमाल था। तो देखिए, सफर शुरू हुआ 1958 में DRDO से, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 1969 में जब वो ISRO गए। और वहां उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। भारत का जो पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था SLV-3, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाए गए वो। और फिर आया साल 1980 जब SLV-3 ने कामयाबी का परचम लहराया। इस एक सक्सेस ने भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों की लीग में खड़ा कर दिया जो खुद सैटेलाइट लॉन्च कर सकते थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बहुत बड़ी हिस्टोरिकल अचीवमेंट थी जिसने दुनिया में भारत की धाक जमा दी। इसके बाद 80s के दशक में उन्होंने संभाला इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसी प्रोग्राम के तहत भारत को मिली वो 5 मिसाइलें जिन्होंने देश की सुरक्षा का नक्शा ही बदल दिया। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग। सोचिए, लंबी दूरी की अग्नि से लेकर जमीन से जमीन पर मार करने वाली पृथ्वी तक, इन मिसाइलों ने भारत को डिफेंस के मामले में सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बना दिया। और बस इसी कमाल के काम की वजह से पूरे देश ने उन्हें एक नाम दिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनकी सालों की मेहनत, उनकी लगन और देश के लिए उनके प्यार का सम्मान था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। साल था 1998 जब भारत ने पोखरण-2 परमाणु परीक्षण किए, तो उसके पीछे एक डिसाइसिव रोल निभाने वाले भी डॉक्टर कलाम ही थे। एक तरह से इस एक कदम ने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक न्यूक्लियर पावर के तौर पर मजबूती से खड़ा कर दिया। तो अब तक हमने बात की साइंटिस्ट कलाम की, लेकिन अब कहानी एक नया मोड़ लेती है, लैब से निकलकर सीधा देश के सबसे बड़े पद की तरफ। अब वैज्ञानिक कलाम बनने वाले थे राष्ट्रपति कलाम, और वो भी एक ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें आज तक कोई भूला नहीं है। साल 2002 में वो भारत के 11वें राष्ट्रपति तो बने, पर ये तो बस उनका पद था। उनकी असली पहचान बनी द पीपल्स प्रेसिडेंट, मतलब जनता के राष्ट्रपति। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने वाकई राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए थे, खासकर बच्चों और नौजवानों के लिए।
जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2500 से भी ज्यादा भाषण। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल देश के कोने कोने में जाकर सीधे नौजवानों से बात करते हुए बिताया। बस एक ही मकसद था, उन्हें बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर करना। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने देश के विकास के लिए एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट दिया, पूरा। इसका सीधा सा मतलब था गांवों में भी शहरों जैसी सुविधाएं देना, ताकि गांव और शहर के बीच का फासला कम हो। उनका पूरा फोकस हमेशा देश के नौजवानों को एम्पावर करने पर था। अब देखिए, राष्ट्रपति का पद छोड़ने के बाद ज्यादातर लोग रिटायर हो जाते हैं, पर डॉक्टर कलाम वो रुके नहीं। वो वापस अपनी सबसे पसंदीदा भूमिका में लौट आए, एक टीचर की भूमिका में। अगर हम उनकी पूरी जिंदगी को देखें तो वो 4 पिलर्स पर खड़ी थी: सिंप्लिसिटी, डिसिप्लिन, स्पिरिचुअलिटी और जबरदस्त देशभक्ति। मतलब सादगी, अनुशासन, आध्यात्मिकता और देश प्रेम। और सबसे खास बात ये थी कि वो जितना कुरान से प्रेरणा लेते थे, उतना ही श्रीमद् भगवद गीता से भी। उनकी सादगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा तो उनके सामान में क्या था? कुछ कपड़े, एक लैपटॉप और हजारों किताबें। बस, कोई और जायदाद नहीं, क्योंकि उनकी असली दौलत तो ज्ञान थी। और फिर आया वो दिन, 27 जुलाई 2015। जगह थी IIM शिलोंग। वो वहाँ स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे, यानी वो काम कर रहे थे जो उन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद था। और कमाल देखिए, उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी वही काम करते हुए ली। उनके आखिरी शब्द भी नौजवानों के लिए ही थे। ये उनके पूरे जीवन के मिशन का, आप कह सकते हैं, एक परफेक्ट एंड था। हमेशा सिखाते रहो, हमेशा इंस्पायर करते रहो। डॉक्टर कलाम का एक बड़ा सपना था, डेवलप्ड इंडिया 2020। अब वो हमारे लिए एक सवाल छोड़ गए हैं। उनकी ये लेगेसी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक देश के तौर पर हमारा अगला बड़ा सपना क्या होना चाहिए, और उस सपने को हकीकत बनाने में हम सब मिलकर क्या भूमिका निभा सकते हैं।